Welcome to SHT College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SHT Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI department. Students, I am continuing with our module 3, part 2, where the topic name is Introduction of Insurance. So let's begin the session. So today we are discussing the concept on classification of risk. So basically the risk is the result or effect of any unforeseen events और हैपनिंग. बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि रिस्क एक ऐसा रिजल्ट हमें दिखाता है जो बहुत ही अनफोर्सिन इवेंट जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, ऐसे इवेंट्स जब होते हैं तो इसे हम रिस्क कहते हैं. अगर हम बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बात करें, यहाँ पर ये जो रिस्क है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और जो अनसर्टिनिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं. इवन वी ऑल नो द फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर एंड फुल ऑफ अनसर्टिनिटीज. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का प्रोसेस ऑफ रिस्क है, इसे क्लासीफाई किया गया है 4 तरीकों में. द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, सेकेंड स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क, थर्ड फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क, एंड फोर्थ वन इज प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क. देन प्योर रिस्क ऑल्सो कैन बी कैटेगराइज इनटू पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क एंड रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर. सो अब हम एक एक करके इन सारे कंसेप्ट को देखते हैं और डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क. अगर हम बात करें कि कोई भी फाइनेंशियल लॉस अगर हमें देखने को मिल रहा है हमारे कंपनी में, सो उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएट होता है कंपनी के फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर के. बहुत सारी फर्म्स के अंदर में CFO विच इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के लिए. एग्जाम्पल की हम बात करें, द US बैंक इंडस्ट्री फेलियर टू रिकॉग्नाइज द 2007 रियल एस्टेट क्राइसिस विच लीड्स टू वर्ल्ड इकोनॉमी में जो डिप्रेशन आया था 2008 में जो क्राइसिस आई थी, वो इस US बैंकिंग इंडस्ट्री का जो फेलियर था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न उसके ऊपर देखने का हमें मिलता है. इवन व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस जहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर. अ फर्म विथ नो डेट फाइनेंसिंग, एक ऐसी कंपनी जो कि डेट फाइनेंसिंग नहीं करती है, तो ऐसे में उसके पास फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं होगा. अदर देन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आर दोज रिस्क आर रेफर्ड टू एज नॉन फाइनेंशियल रिस्क, विच जनरली मीन्स जो डायरेक्टली फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी को ना दे, वो हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं. देन वी मूव टू स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क. स्टैटिक रिस्क का मतलब होता है, सबसे पहले हम जानते, स्टैटिक मीन्स व्हाट? स्टैटिक मीन्स फिक्स और वी कैन से कांस्टेंट और वी कैन से रिजिड. तो स्टैटिक रिस्क इन्वॉल्व करता है ऐसा लॉसेस जिसके अंदर में हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट देखने को मिलता है और लॉस ऑफ ए प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, या फिर चेंज इन द पोजीशन विच आर रिजल्टिंग ऑफ डिसऑनेस्टी और ह्यूमन फेलियर. और ऐसे जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना असर हमें देखने को नहीं मिलता है. एग्जाम्पल की बात करें, डेथ ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इज डिजास्टर्स टू अ फर्म एज अ होल. कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की अगर डेथ हो जाती है तो वो फर्म साथ ही साथ पूरे कंपनी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखने को मिलता है. इफ यू टॉक अबाउट डायनेमिक रिस्क, एक ऐसा रिस्क है जो कि चेंज या सिनारियो के अकॉर्डिंग चेंजेस होते देखने को हमें मिलते हैं, विच इंक्लूड लाइक प्राइस लेवल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, इनकम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. दीज ऑल आर डायनेमिक रिस्क. और ये बेसिकली हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हर क्वार्टर में हर दिन इसमें चेंज देखने को हमें मिलते हैं. वी टॉक अबाउट फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क. वी टॉक अबाउट फंडामेंटल एक तरीके का ग्रुप रिस्क कहलाता है. इट इन्वॉल्व दोज लॉसेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कॉजेस और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फैक्टर्स. अब कैसे फैक्टर्स? लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं, कल्चरल फैक्टर्स एज वेल एज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं कि जिस तरीके से पूरे इकोनॉमी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारे कंपनी पर पड़ रहा है. इवन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस फंडामेंटल रिस्क विल अफेक्ट द होल पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर, अर्थक्वेक, फ्लड और ड्रॉट्स. अगर मैं करंट एग्जाम्पल लूँ तो आज के समय में रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसका जो इम्पैक्ट है हर तरीके के बिजनेस पे पड़ रहा है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल रिस्क.
देन वी मूव टू पर्टिकुलर रिस्क। अ रिस्क जो कि कंसर्न होता है एक ऐसे कंसेप्ट पे जहां पर हमें इंडिविजुअल इवेंट्स के अकॉर्डिंग, जो इंडिविजुअल इवेंट्स अगर कुछ चीजें कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के उस द्वारा कंपनी के अंदर में, तो ऐसे में हम उसे पर्टिकुलर रिस्क कहेंगे। लेट्स एग्जांपल बर्निंग ऑफ ए हाउस और वी कैन से रॉबरी ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके किसी ना किसी चीज को हार्म कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट इज पर्टिकुलर रिस्क। देन प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। द टर्म प्योर रिस्क हम उसे डेजिग्नेट करते हैं, ऐसे सिचुएशन को डेजिग्नेट करते हैं जहां पर जो चांस होता है ओनली द चांस ऑफ लॉस और नो लॉस, विच मीन्स यहाँ पर 100% चांस है लॉस होने के या फिर 100% चांस है लॉस नहीं होने के। देन अगर अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पेकुलेटिव रिस्क। एक ऐसा कंसेप्ट है या फिर एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस देखने को मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या तो आपको लॉस होगा या आपको गेन होगा। लाइक एग्जाम्पल है गैम्बलिंग सिचुएशन। जब आप डेलिबरेटली किसी ना किसी गैम्बलिंग सिचुएशन में अगर आप पढ़ते हो तो आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, या फिर आपको गेन होगा या फिर आपको लॉस होगा, बिकॉज इनमें जो नेचर्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके के होते हैं। इवन द नेचर ऑफ इंश्योरेबल रिस्क रेफर्स टू लॉसेस इन्वॉल्व रिलेटेड टू ओनली प्योर रिस्क। क्या कहा गया है, जो इंश्योरेबल रिस्क जो होता है वो सिर्फ प्योर रिस्क पे ही हमें देखने को मिलता है, स्पेकुलेटिव रिस्क पे नहीं, क्योंकि स्पेकुलेशन में यहाँ पर हमें चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें गेन पॉसिबल है, बट जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर हम सामने वाले पार्टी को कोई भी या किसी भी तरीके से हम गेन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें स्पेकुलेटिव रिस्क को कंसीडर नहीं किया जाता है एज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के तौर पे या फिर इंश्योरेबल पॉलिसी लेने के लिए। देन वी टॉक अबाउट द प्योर रिस्क के जो 4 क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क, liability risk and risk arising out of failure. So let's talk about personal as well as property risk. Personal risk क्या बोला गया है? It's a possibility of loss of income as a result of the loss of the ability to earn. जहाँ पर एक इंडिविजुअल ने अपनी जो जिस तरीके से वो इनकम अर्न करते हैं, उनके इनकम करने की जो एबिलिटी है वो अगर खत्म हो जाए या फिर वो अगर कम हो जाए तो ऑटोमेटिक वो कहलाता है पर्सनल रिस्क। सो इसमें किस तरीके की हमें चीजें देखने को मिलती हैं? द फर्स्ट वन इज प्री मेच्योर डेथ, डिपेंडेंट ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी, और वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी रिस्क। इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी में हमें रिस्क देखने को मिलते हैं लाइक डिस्ट्रक्शन और वी कैन से थेफ्ट। और इसे हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ग्रुप्स। इफ अ हाउस डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उससे हम कहेंगे डायरेक्ट रिस्क। लेकिन अब फायर की वजह से हाउस बर्न हो गया तो ऐसे में उसे कहीं और जगह के रहना पड़ेगा तब तक वो रिनोवेशन ना हो, तो ऐसे कंडीशन में उसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं। देन वी कैन से दैट लॉस इज अ इनडायरेक्ट रिस्क एज वेल। सो एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर इन द नवंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक। सो एक तरीके का प्रॉपर्टी रिस्क है जहां पर एक प्रॉपर्टी को हार्म किया गया था। देन लायबिलिटी रिस्क एंड रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर। इफ यू टॉक अबाउट लायबिलिटी वी ऑल नो, जहां पर हम किसी ना किसी को पे करते हैं बिकॉज हमने उनसे सर्विस ले रखी हुई है। सो इट इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ प्रेजेंट एसेट्स और फ्यूचर इनकम एज द रिजल्ट ऑफ डैमेज एसेट्स और लीगल लायबिलिटी, विच बेसिकली जनरली मीन्स कि जो भी एसेट्स हमारे पास अभी हैं उनका लॉस हो जाना है, उनका लॉस होने का चांसेस होना, या फिर फ्यूचर के इनकम को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलना, तो ऐसे कंडीशन में हम इसे लायबिलिटी रिस्क कहते हैं, जो कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों हो सकती हैं, और वी कैन से सम नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिलती है। इट्स लायबिलिटी रिस्क। द लास्ट वन इज रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर। एनी लॉस दैट अकर रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ अनदर पर्सन टू मीट एन ऑब्लिगेशन, विच मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर ए और बी 2 पार्टी हैं, दोनों पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है, उस पार्टी में मेंशन किया गया बी एक सर्टेन टाइम पर एक ऑब्लिगेशन जो उसने प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करना है ए के तरफ, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो ऐसे में हमें रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी ने जो ऑब्लिगेशन ली थी उस ऑब्लिगेशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है। देन वी कैन से दैट इज रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ failure.
स्टूडेंट्स, देन वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट कॉल्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क। रिस्क को हमें किस तरीके से हैंडल करना है। द बिजनेसमैन जो होते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें रिस्क को एलिमिनेट करना है या फिर इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे में हम बर्डन ऑफ रिस्क, वी ऑल नो जो बर्डन है रिस्क का बहुत ही ग्रेटेस्ट या बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ऐसे में रिस्क को मैनेज करना, यहाँ पर इस रिस्क में हमें पता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस होता है, जिसे हमने ऑलरेडी कवर किया है हमारे प्रीवियस स्लाइड्स में। और ऐसे में इस रिस्क के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। तो इस कॉजेज को प्रॉपर करने के लिए, ठीक करने के लिए, फिर कम करने के लिए वी फॉलो सम मेथड्स। सो बेसिकली देयर आर टोटल 5 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ रिस्क, थर्ड शिफ्टिंग ऑफ रिस्क, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। सो हम एक एक करके इन पांचों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। सो वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सभी ने बहुत बार सुना है। बेसिकली क्या मेंशन करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के लिए पहले से ही हमें तैयार रहना है। तो ऐसे में हम हमारे रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वी जनरली नो कि एलिमिनेट तो प्रॉपर हो नहीं पाता है, बट वी कैन अवॉइड और वी कैन मिनिमाइज द रिस्क, जो कि ये कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। सो अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, लॉसेज फ्रॉम थेफ्ट, शॉपलिफ्टिंग कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग इफेक्टिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। कि अगर हमारे शॉप में अगर हमें चोरी हो जाए या शॉपलिफ्ट हो जाए, तो ऐसी चीज़ों में हमें हमारे एम्प्लॉइज़ को प्रॉपरली ट्रेन करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बर्गलर अलार्म्स लगाने होंगे, वॉचमैन को रखना होगा, सेफ्टी वॉल्स लगाने होंगे। तो इससे क्या होगा, हमने प्रिवेंशन पहले से ले रखा है। सो माइट बी हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। देन रिडक्शन ऑफ रिस्क, मेनी रिस्क आर नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर अवॉइडेबल। कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो कि ना ही ट्रांसफर होते हैं ना ही अवॉइडेबल होते हैं, बट these types of risk are reduced by concentrated efforts of risk management, जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अपने कंसेप्ट को और अपने इस रिस्क को कम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट एक्टिविटीज लाइक टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सेवरली ऑफ लॉसेस। कैसे करते हैं? देयर आर बेसिकली 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट वन इज लॉस प्रिवेंशन, सेकेंड वन इज लॉस रिडक्शन। सो यू टॉक अबाउट लॉस प्रिवेंशन, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जाए। Let's say an example, gold jewelry can be protected from theft by using safety lockers। कि अगर हम ज्वेलरी शॉप में गोल्ड को अगर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी लॉकर्स में रखें तो हम उसे लॉस होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। सिमिलरली मशीन को ब्रेकडाउन होने से पहले अगर इंजीनियर्स का प्रॉपर इंस्पेक्शन करें तो एक ऐसा कभी नहीं होगा कि चलते चलते वो अचानक ब्रेकडाउन हो जाए, विच मीन्स हम यहाँ पे प्रिवेंशन कर रहे हैं। सिमिलरली द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज लॉस रिडक्शन। Even though strict loss prevention can reduce the frequency, we all know कि अभी हमने पढ़ा कि प्रिवेंशन जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस को कम करता है, बट ये इनएविटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रिवेंट कर दिया तो ये होगा नहीं, होगा ज़रूर, बट हम यहाँ पर उसे कम कर सकते हैं। अगर उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा। लाइक कीपिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स विल रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ लॉस फ्रॉम फायर। अगर किसी बिल्डिंग में, अगर कमर्शियल बिल्डिंग में अगर कहीं आपको आग देखने को मिलता है, तो ऐसे में अगर हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, तो उससे हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं। दैट वी कॉल इट लॉस रिडक्शन। देन थर्ड इज शिफ्टिंग ऑफ रिस्क एंड फोर्थ वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। जनरली जो बिजनेस के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा करके रिस्क को बेयर नहीं करना चाहते हैं, बट ऐसे कंडीशन में उनको लॉस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली वो करते हैं क्या, वो रिस्क को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कैसे करते हैं? दे विल टेक एन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के जरिए वो प्रीमियम भरते हैं, लाइक मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। इसमें भी 2 कंसेप्ट बोला गया है। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। इसमें द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इंसिडेंटल टू लाइफ एंड कैन नॉट यूजुअली बी अवॉइडेड। ये जो रिस्क है हमारा एक्सेप्टेंस का, ये हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें एक्सेप्ट करना है। 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं। द फर्स्ट वन इज सम रिस्क आर एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस। हम कुछ ऐसे भी रिस्क हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि इनएडवर्टेंटली होते हैं, लाइक अ फैमिली मैन फेल्स टू मेक एडिक्वेट प्रोविजन फॉर हिज फैमिली इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, विच मीन्स एक फैमिली मैन जो कि अपने लाइफ फैमिली में अगर से कुछ देखने को मिल रहा है, अगर कोई प्रीमेच्योर डेथ देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में अगर उसने उस रिस्क को प्रॉपरली कवर नहीं किया होगा तो उसको फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल लॉस दोनों देखने को मिलते हैं उसकी फैमिली में।
देन सम रिस्क आर एक्सेप्टेड इंटेंशनली, कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जो कि हम उसे जानबूझ करके इंटेंड करते हैं और उसको कम करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं। देन द लास्ट वन इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, विच जनरली मीन्स एवरेजिंग ऑफ रिस्क। हमें क्या करना है, हमें रिस्क को एवरेज करना है। एवरेज कैसे करेंगे हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेंगे, हम हमारे रिस्क को बांटेंगे। किस तरह से बांटेंगे, हम मल्टीपल पॉलिसीज ले लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो भी लॉसेस होंगे वो बहुत अलग अलग जगह से हमें कंपनसेशन देखने को मिलेगा। बट हमें पता है कि इनका जो एग्रीगेट होता है वो हमारे पोटेंशियल लॉस को कम नहीं करता, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो कम होगी ज़रूर, बट जो बर्डन है वो तो रहेगा ही। एग्जाम्पल की बात करें, बाय एंटरिंग बिजनेस इन डिफरेंट जोग्राफिकल स्टेटस विद इन अ कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज, हमने यहाँ पर क्या किया, अगर मेरा पूरा का पूरा बिजनेस एक ही जगह पर है तो ऐसे में रिस्क ज़्यादा है। अगर मैं अपने बिजनेस को अलग अलग एरिया में अगर मैं इस्टेब्लिश करूँ, सो अगर कहीं भी कुछ इशू होगा तो पॉसिबल है कि सब जगह तो इशू नहीं हो सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिस्क को मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। सिमिलरली बाय एंटरिंग इनटू रीइंश्योरेंस बिजनेस विथ अदर कंपनी, और साथ ही साथ हम रीइंश्योरेंस कंपनी को अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो ऐसे में भी हम अपने रिस्क को स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि जो नुकसान है, जो लॉसेस हैं वो कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की हमने इस कंसेप्ट में हमने रिस्क के बारे में देखा, हमने जाना कि किस तरीके से हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी फर्दर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।